Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying drafting, pleading and convincing, and from today we are going to start our next question, and that is uh, drafting related to the writ petitions. तो writ petition में drafting कैसे की जाती है उनको हम पढ़ेंगे. As you know very well, Constitution of India में आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 में जो है रिट्स का प्रोविज़न दे रखा है, दैट इज़ फॉर द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. अगर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट होता है तो ये रिट जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है इशू कर सकती हैं. सो हम यहाँ पे आपने रिट्स पढ़ी हैं, आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रिट पढ़ी हैं, तो उन रिट्स को तो आप समझते हैं, लेकिन उनकी ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है तो उसकी एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे. तो सबसे पहले रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस आपके पास है, तो इसकी ड्राफ्टिंग करने से पहले एक बार थोड़ा सा हैबियस कॉर्पस को फिर से समझ लेते हैं कि हैबियस कॉर्पस रिट क्या होती है. जनरली मैंने आपको पहले बताया, जब भी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होगी तो ऑनरेबल कोर्ट जो है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास आपके पास जाने का ऑप्शन होता है आर्टिकल 32 एंड 226 के अंडर, और वहाँ पे आप रिट जो है लगा सकते हैं और कोर्ट को ऑर्डर दिलवा सकते हैं उस कंसर्निंग अथॉरिटी को. सो हमारे पास 5 टाइप ऑफ रिट्स हैं, एज यू नो वेरी वेल. सबसे पहली रिट है हमारे पास हैबियस कॉर्पस. तो हैबियस कॉर्पस क्या है इसको पढ़ते हैं, उसके बाद इसकी रिट जो है वो कैसे ड्राफ्ट की जाए उसको देखेंगे. सो habeas corpus. It is the important writ which has the principal object of release a person who has been detained unlawfully. तो ये रिट वहाँ पे इशू की जाती है जहाँ पे किसी पर्सन को अनलॉफुली डिटेन कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है, उसको नज़रबंद कर दिया गया है विदाउट अनलॉफुली, बिना किसी रीज़न के. द लिटल मीनिंग इज़ द राइट टू हैव अ बॉडी. इसका जो लिटल मीनिंग होता है राइट टू हैव बॉडी मीन्स जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसको प्रोड्यूस करिए. व्हेन एनी पर्सन हैज़ बीन डिटेन्ड और कन्फाइंड अनलॉफुली सच पर्सन में रिलीज बाय दिस रिट. अगर किसी पर्सन को अनलॉफुली नज़रबंद किया गया है, बंदी बना लिया गया है, उसको कन्फाइंड कर लिया गया है, तो उस पर्सन को ये रिट इशू करके रिलीज़ किया जा सकता है. अनलॉफुली डिटेंशन इज नेसेसरी टू इशू रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस. अमित वर्सेस निर्मल साहू ए 2008 इलाहाबाद हाई कोर्ट में बोला कि अनलॉफुल डिटेंशन जो है वो जरूरी है. इस रिट को इशू करने के लिए जरूरी है कि किसी पर्सन की अनलॉफुल तरीके से उसको बंदी बना लिया गया हो. सर दिस रिट कैन बी इंस्टीट्यूट इन द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बाय दिस रिट कोर्ट. तो इस रिट को जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जो है इशू किया जा सकता है, और कोर्ट जो है फिर क्या करेगी, कैन आस्क द रीज़न फॉर डिटेनिंग और कन्फाइनिंग फ्रॉम द पर्सन हु डिटेन ऑफ कन्फाइंस द पर्सन. तो अगर हैबियस कॉर्पस की रिट कोर्ट में लगाई जाएगी तो कोर्ट जो है ये सारी चीज़ें कर सकती है. तो सबसे पहले तो उस पर्सन से उस डिटेंशन का उस कन्फाइनिंग का रीज़न जो है पूछेगी कि क्यों उस पर्सन को जो कन्फाइन किया गया है. उसके बाद कैन ऑर्डर टू ब्रिंग द पर्सन बिफोर द कोर्ट हु हैज़ बीन डिटेन और कन्फाइंड. तो उस पर्सन को जिसको डिटेन किया गया है या कन्फाइन किया गया उसको कोर्ट में हाजिर करने का ऑर्डर जो है कोर्ट दे सकती है. तीसरा, कैन ऑर्डर टू रिलीज अ पर्सन व्हेन द डिटेंशन और कन्फाइनमेंट इज अनलॉफुल. और अगर कोर्ट को लगता है कि उस पर्सन को गलत तरीके से डिटेन किया गया है, कन्फाइन किया गया है, तो उस कंडीशन में उसको रिलीज़ करने के ऑर्डर वहाँ पे दे सकती है. तो इस रिट के थ्रू जो है कोर्ट जो है, अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है तो पहले उसको कोर्ट में बुलाया जाएगा, अरेस्ट करने का रीज़न पूछा जाएगा, और रीज़न अरेस्ट करने का, डिटेन करने का रीज़न अगर अनलॉफुल है तो उसको तभी रिलीज़ करने के ऑर्डर वहाँ पे दे दी जाएंगे. तो इन दिस वे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिट. सच रिट मे बी मेड बाय अ पर्सन हु इज़ illegally detained or by his relative friend or by the person having interest in him. तो ये रिट वहाँ पे इशू की जाती है जब किसी पर्सन को इलीगली डिटेन किया जाता है. तो ज़रूरी नहीं है कि रिट वही लगाएगा जिसको जो है डिटेन किया गया, क्योंकि वो तो कस्टडी में होगा, तो उसका कोई नेक्स्ट फ्रेंड, उसका कोई रिलेटिव जो है, जब जिसका उस पर्सन में इंटरेस्ट है, वो भी कोर्ट में आके रिट लगा सकता है. सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ए 1978 का केस है. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिट हैबियस कॉर्पस, जहाँ पे किसी पर्सन को अगर अनलॉफुल तरीके से अरेस्ट डिटेन किया जाता है, कन्फाइन किया जाता है, तो हैबियस कॉर्पस की रिट लगा के उस पर्सन को वहाँ से रिलीज़ करवाया जा सकता है. चलिए, तो अब हमारे पास रिट है हैबियस कॉर्पस की. देखेंगे किस तरीके से हैबियस कॉर्पस की एक रिट जो है बनाई जाती है. एग्जाम्पल आपके पास है, रिट ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है यहाँ पर देखेंगे. तो सबसे पहले रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस. तो सबसे पहले जब भी आप कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग स्टार्ट करते हैं या कोई भी ड्राफ्टिंग करते हैं तो आपको ऑनरेबल कोर्ट का नाम लिखना होता है. तो जब
रिट की बात आती है तो आप जो है हाई कोर्ट का, ये सुप्रीम कोर्ट का नाम इस तरीके से लिखते हैं, इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, हमेशा इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर या फिर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर करके आप लिखते हैं। तो हाई कोर्ट में लगाई जा रही है पटिशन, हाई कोर्ट में भी लगा सकते हैं और जो है आप सुप्रीम कोर्ट में भी लगा सकते हैं। हाई कोर्ट के अंडर 226 के अंडर, आर्टिकल 226 के अंडर, और सुप्रीम कोर्ट में 32 आर्टिकल के अंडर ये रिट लगाई जा सकती है। तो ये रिट जो है हाई कोर्ट में लगाई जा रही है तो आप ऐसे लिखेंगे, इन द हाई कोर्ट ऑफ द जुडिकेचर राजस्थान जयपुर बेंच, और फिर वहाँ पे पार्टीज के नाम। यहाँ पे पटिशनर और रिस्पॉन्डेंट आएगा। जब भी हम रिट्स जो है उनको ड्राफ्ट करते हैं तो पार्टीज के नाम पटिशनर और रिस्पॉन्डेंट के थ्रू लिखे जाते हैं, वेरी वेल। तो ए सन ऑफ बी एज 47 ईयर रेजिडेंट ऑफ सीकर राजस्थान, उसी तरीके से जिस तरीके से आप बाकी मैटर में करते हैं उसे वर्सेस करके, तो जो भी पार्टियां आपने बनाई, जितनी पब्लिक अथॉरिटीज़ आपने पार्टीज बनाई, उन सभी के नेम जो है रिस्पॉन्डेंट साइड में लिखे जाएंगे, जैसे स्टेट ऑफ राजस्थान, चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सीकर, उसके बाद जो है एसएचओ पुलिस स्टेशन सीकर, जो भी हैं जो कि कंसर्निंग है उस बात से रिलेटेड, उन सभी को जो है यहाँ पे पार्टी जो है बनाया गया है एज ए रिस्पॉन्डेंट। तो फिर आपको जो है नेचर ऑफ द पिटिशन बताना है। तो नेचर पिटिशन क्या है, हैबिस कॉर्पस पिटिशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हैबिस कॉर्पस जो है आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो है लगाई जा रही है। द अबव नेम्ड पिटिशनर स्टेट्स एज फॉलो। तो अब पिटिशनर जो है यहाँ पे जो बातें जो है बता रहा है, क्या क्या हुआ उसके साथ पूरे इफेक्ट वो बताएगा, एक कंटेंट के थ्रू जो है सारी बातें अपनी बताएगा। दैट द पिटिशनर इज द रेजिडेंट ऑफ सीकर एंड अ पुअर पर्सन। तो हैबिस कॉर्पस की रेट में आपको पता है क्या होता है, किसी पर्सन को इलीगली अनलॉफुली तरीके से कन्फाइंड कर लिया गया होता है। तो अब यहाँ पे किस तरीके से ड्राफ्ट प्लेंट की जाएगी, दैट द पिटिशनर इज द रेजिडेंट ऑफ सीकर एंड द पुअर पर्सन। तो जो पिटिशनर है जिसको अरेस्ट किया गया है वो रेजिडेंट है सीकर का और एक पुअर पर्सन है। दैट द पिटिशनर हैज़ अ सन नेम्ड एज मिस्टर सी of the age of 18 year who carries on business along with the petitioner. He is a very simple person. तो petitioner जो है उसके एक बेटा है जिसका नाम सी है, उसकी एज 18 साल है और वो उसके साथ ही लेबर का काम करता है और वो एक बड़ा सिंपल सा पर्सन है। तो petitioner लगाने वाले फादर हैं और जिसको अरेस्ट किया गया है वो 18 साल का उसका बेटा है। चलिए, दैट ऑन डेट, एक डेट यहाँ पे प्लेस खाली छोड़ दे, वन कांस्टेबल ऑफ द पुलिस स्टेशन सीकर कम टू द पिटिशनर्स हाउस एंड हैज़ टेकन विद हिम द सन ऑफ द पिटिशनर टू द पुलिस स्टेशन। तो पिटिशनर जो कि उस पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है जो है उसके बिहा पे यहाँ पे पिटिशनर दे रहा है और बोल रहा है कि एक दिन जो है एक कांस्टेबल पुलिस स्टेशन से आता है सीकर से, पिटिशनर के घर में घुस जाता है और वहाँ पे जो उसका बेटा है उसको वो अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में ले जाता है। That on this the petitioner went to the police station and asked about his son. C. SHO police station has refused to tell anything about C and the C was not available at police station. तो अब petitioner जो है वो पुलिस स्टेशन में जाता है और वहाँ पे जाके अपने बेटे C के बारे में पूछता है। SHO जो है स्टेशन हाउस ऑफिसर जो है उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देता है और उसका बेटा C जो है वो उस टाइम पुलिस स्टेशन में भी नहीं था। That the Mr. C was taken by the police men 4 days ago but till today. तो जो C है पिटिशन का बेटा, उसको 4 दिन हो गए हैं पुलिस ने उसको लिए हुए, लेकिन अभी तो उसका कोई पता नहीं है, उसका ये पता नहीं कि वो कहाँ पे है। वेयर अबाउट ऑफ द सी इज़ नॉट नाउन, द रीज़न ऑफ दिस अरेस्ट वॉज नॉट फॉर, उसको अरेस्ट करने का रीज़न क्या था ये भी नहीं बताया। ये हैबिस कॉर्पस की इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि बिना किसी रीज़न के उसको अरेस्ट कर लिया गया। ही इज़ नॉट प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट, और ये भी कंडीशन होती है कि 24 आवर्स के, अगर किसी को अरेस्ट करना है तो 24 आवर्स के अंदर उसको जो है पुलिस नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना होता है। उस कंडीशन को भी पूरा वहाँ पे नहीं किया गया। That it is clear that the of police officer respondent number 4 has hidden the son of the petition somewhere. तो यहाँ पे पिटिशन ये बोल रहा है कि पुलिस ऑफिसर जो है रिस्पॉन्डेंट नंबर 4 जो है उसने कहीं ना कहीं जो है उसके बेटे को छुपा रखा है, इलीगली कन्फाइंड कर रखा है। That the petitioner and his family members are worried too much for the Mr. C. उसकी फैमिली पिटिशनर खुद उसकी फैमिली जो है उसके बच्चे के गायब होने से बहुत ज़्यादा परेशान है। दैट द रिस्पॉन्डेंट एंड SHO पुलिस स्टेशन हैज़ नो राइट टू अरेस्ट द कन्फाइंड मिस्टर C अनलॉफुली।
SHO के पास, पुलिस स्टेशन के पास ऐसा कोई राइट नहीं जिसकी वजह से वो उसको C को अनलॉफुल तरीके से अरेस्ट कर सके। दैट देयर इज नो अल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल टू द फ्री मिस्टर C फ्रॉम द पुलिस कस्टडी एक्सेप्ट बाय द। देखिए रिट तभी लगाई जाती है जब आपके पास कोई और चारा ना रहे, कोई अल्टरनेट रेमेडी ना रहे। तो यहाँ पे पेटिशनर यही बता रहा है कि उसके पास कोई भी अल्टरनेट रेमेडी नहीं है एक्सेप्ट टू फाइल दिस रिट टू द कोर्ट। दैट नो लीगल प्रोसीडिंग ऑफ एनी टाइप हैज़ इनिशिएटेड इन एनी कोर्ट एक्सेप्टेड। इसके अलावा किसी भी कोर्ट में कोई और इसके रिगार्डिंग और कोई भी लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हुई है। ये सारी चीज़ आपको बतानी है कि कोई लीगल प्रोसीडिंग और नहीं चल रही इस मैटर से रिलेटेड, और ना ही जो है अल्टरनेट रेमेडी जो है वहाँ पे कोई अवेलेबल थी पेटिशन के पास एक्सेप्ट दिस रिट। ये दो चीज़ें जो है आपको हर एक रिट में बतानी होती है। दैट द रिस्पोंडेंट नंबर 4 बीइंग द रेजिडेंट ऑफ सीकर द ऑनरेबल कोर्ट हैज़ डिस्क्रिप्शन टू हियर दिस रिट। तो रिस्पोंडेंट नंबर 4 जो है उसकी रेजिडेंस सीकर में ही है क्योंकि पुलिस स्टेशन वहीं पे है, तो हाई कोर्ट के पास ये जुरिडिक्शन है कि वो इस रिट को सुन सकते हैं। और दूसरी बात, द रिट इज़ प्रेजेंटेड ऑन कोर्ट फीस, और कोर्ट फीस भी प्रॉपर वहाँ पे कर दी गई है। ये दोनों चीज़ें जो सिविल मैटर में हम लिख रहे थे उसी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो है अल्टरनेट रेमेडीज़ के पास नहीं है और कोई भी अनदर लीगल प्रोसीडिंग नहीं चल रखी है। ये कॉमन चीज़ें जो है यहाँ पे हर एक रिट में लिखी जाती है। तो इस तरीके से अपनी सारी बात बता के यहाँ पे रिट बनाई जा सकती है। अब यहाँ पे रिलीफ क्या डिमांड करेंगे। हैंस द पिटिशनर प्रेज दैट द रिट मे बी इशूड फॉर द इमीडिएट रिलीज ऑफ ए सन C फ्रॉम द पुलिस कस्टडी। तो पिटिशनर यहाँ पे यही प्रे करता है थ्रू दिस कोर्ट कि एक रिट जो है इशू की जाए जिससे उसके सन C को जो है इमीडिएटली जो है पुलिस कस्टडी से वहाँ से जो है फ्री वहाँ पे किया जा सके। इस तरीके से फिर सिग्नेचर पिटिशन आ जाएंगे एडवोकेट के थ्रू, जो अगर रिट लगाएगी तो एडवोकेट का नाम आ जाएगा, प्लेस आ जाएगा और डेट आ जाएगी। इस तरीके से आप जो है एक हैबियस कॉर्पस की रिट जो है यहाँ पे ड्राफ्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट रिट जो हमारे पास है वो है रिट ऑफ मैंडामस। यू नो वेरी वेल हमारे पास 5 टाइप ऑफ रिट्स होती हैं जिसमें सेकंड रिट आपके पास रिट ऑफ मैंडामस। रिट ऑफ मैंडामस बेसिकली जब कोई पब्लिक ऑफिसर जो है जो उसकी लीगल ड्यूटीज़ है उसको परफॉर्म नहीं करता है तो वहाँ पे एक रिट लगाई जा सकती है किसी भी पर्सन के थ्रू जिसको रिट ऑफ मैंडामस बोलते हैं ताकि वो अपनी लीगल ड्यूटी को वहाँ पे परफॉर्म कर सके। तो दैट इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिट। तो सबसे पहले रिट को समझते हैं, उसके बाद कैसे इसकी ड्राफ्टिंग होती है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए मैंडामस लिटरली मीन्स अ कमांड। अ रिट ऑफ मैंडामस में बी ग्रांटेड ओनली इन केस वेयर देयर इज अ स्टैट्यूटरी ड्यूटी इम्पोज्ड अपॉन द ऑफिसर कंसर्न एंड देयर इज अ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ दैट ऑफिसर टू डिस्चार्ज दैट स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस। तो जनरली मैंडामस का जो ओरिजिनल मीनिंग होता है कमांड, तो यहाँ पे हायर कोर्ट जो है कमांड देती है। रिट ऑफ द मैंडामस तब इशू की जाती है जब कोई स्टैट्यूटरी ड्यूटी इम्पोज होती है किसी ऑफिसर पे और वो उस ड्यूटी को परफॉर्म करने में फेल हो जाता है, उस ड्यूटी को डिस्चार्ज नहीं कर पाता है। तो जितने भी पब्लिक ऑफिसर होते हैं उनकी पब्लिक ड्यूटी होती है, अगर वो उनको परफॉर्म नहीं करते हैं तो उन पे जो है रिट ऑफ मैंडामस लगाई जा सकती है। सच पर्सन्स आर ऑर्डर बाय द कोर्ट टू परफॉर्म अ लीगल ड्यूटी इम्पोज्ड इन। तो इस कंडीशन में उस पर्सन पे एक रिट जो है, रिट के थ्रू उसको ऑर्डर दिया जा सकता है कि आप अपनी लीगल ड्यूटी को परफॉर्म करिए। सच ऑर्डर इज कॉल्ड रिट ऑफ मैंडामस। इन ऑर्डर्स को जो है रिट ऑफ मैंडामस बोला जाता है। बाय दिस रिट एनी पर्सन कैन ऑल्सो बी ऑर्डर टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग सम स्पेशल एक्ट। इसके अलावा किसी पर्सन को इस रिट के थ्रू जो है कोई काम नहीं करने के लिए भी ऑर्डर दिए जा सकते हैं कि आप इस काम को नहीं कर सकते हैं, ऐसे भी ऑर्डर कोर्ट में दिए जा सकते हैं। रिट बी इशूड व्हेन, ये रिट कब इशू की जाएगी इसके कुछ ग्राउंड बता रखे हैं। द पिटिशन हैज़ अ लीगल राइट। तो सबसे पहले पिटिशनर जो याचिका करता है उसके पास वो लीगल राइट होना चाहिए। दूसरे बात सच राइट्स इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट, ये कोर्ट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट होनी चाहिए। तो जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे आपके लीगल राइट्स हैं जिनको कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स करवाया जा सकता है। व्हेन द रिस्पोंडेंट इज नॉट परफॉर्मिंग द ड्यूटीज इम्पोज्ड अपॉन। इसके तीसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि रिस्पोंडेंट जो है वो पब्लिक ऑफिसर जो है अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा है, जो कि वो लाइबल है परफॉर्म करने के लिए, वो उसकी एक लीगल ड्यूटी है। तो पिटिशनर का लीगल राइट होना चाहिए, रिस्पोंडेंट की लीगल ड्यूटी वो होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू क्लेम द मैंडामस देयर मस्ट बी अ लीगल राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। निखिल मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया AR 2018 केरला हाईकोर्ट का केस। इसके अलावा मन्नी सोबराज जैन वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1977। सब दोनों केसेस में एक बात बोलेगी कि रिट ऑफ मैंडामस के लिए जरूरी है कि लीगल राइट हो। जिस बात के लिए आप कोर्ट में जा रहे हैं, जो काम आपसे आप उस पब्लिक ऑफिसर से करवाना चाहते हैं वो काम आपका लीगल राइट बनता हो, तभी आप जो है पिटिशन फाइल वहाँ पे कर सकते हैं।
द ड्यूटी हैज़ टू बी इन द नेचर ऑफ द पब्लिक ड्यूटी इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस मोहम्मद नो द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट द वे द अल्टरनेट रेमेडीज अवेलेबल द रिट ऑफ मैंडेमस कैन बी इशूड। तो मैंने आपको पहले बताया जब भी रिट फाइल करेंगे तो आपके पास कोई अल्टरनेट रेमेडी है, कोई और तरीका है अपने उस लीगल राइट्स को इन्फोर्स कराने का, तो पहले आप उस तरीके को कर लेंगे। अगर आपके पास कोई भी अल्टरनेट रेमेडी नहीं है तब आप रिट ऑफ मैंडेमस इशू करेंगे, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं। Mandamus writ can be issued in those matters only where the question of public nature is present. The state of Jammu Kashmir वर्सेस गुलाम मोहम्मद दार AR 2004 के केसेस में यही बोला गया कि मैंडामस रिट तभी इशू की जा सकती है जब वहाँ पे किसी क्वेश्चन जो है पब्लिक नेचर के रिगार्डिंग, मतलब पब्लिक ड्यूटी होनी चाहिए, तभी जो है किसी ऑफिसर को जो है ये जो रिट जो है ऑर्डर की जा सकती है, उसको पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए बोला जा सकता है। इसके अलावा द मैंडामस रिट कैन बी फाइल्ड बाय द अग्रीड पार्टी only not by else person who filed the writ must be agreed person. अशरफ अबू बकर अंसारी वर्सेस कमिश्नर AR 2012 का केस है। इस केस में यही बोला गया कि ये जो मैंडामस की रिट है, जो पर्सन एग्री पार्टी है जो वही जो है कोर्ट में रिट फाइल कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता है। तो चलिए अब रिट ऑफ मैंडामस को ड्राफ्ट कर लेते हैं, किस तरीके से इसकी ड्राफ्टिंग यहाँ पे की गई है इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का नाम लिखना होता है। रिट जो है हाई कोर्ट में लगाई गई है तो हम लिखेंगे इन द हाई कोर्ट ऑफ द जुडिकेचर। इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऐसे ही लिखा जाता है हर एक रिट में। उसके बाद जो है जिस स्टेट में वो जो है कोर्ट है वहाँ पे और बेंच कहाँ पे है उसको वहाँ पे लिख दे, किस जगह पे सिचुएटेड है वहाँ पे हम उसका नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले कोर्ट का नाम और कहाँ पे कोर्ट कहाँ पे जो है लोकेट है उसको हम लिखेंगे। उसके बाद पार्टीज़ के नाम, ये आपको पता है किस तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे रिस्पोंडेंट में पार्टीज़ जो है जितने भी पब्लिक ऑफिसर जहाँ पे आपने पहले कंप्लेंट कर रखी है और कोई आपको उसके बारे में रिस्पॉन्स नहीं मिला है तो उनको सभी को आप पार्टी बनाएंगे, जैसे स्टेट ऑफ राजस्थान, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पाली और नगर परिषद पाली। तो यहाँ पे एक पटिशन जो है वो लगाई जा रही है अगेंस्ट द जो है नगर परिषद की साफ़ सफाई की व्यवस्था वहाँ पे नहीं है और ये ड्यूटी है, ये लीगल ड्यूटी है इस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, वो जो है एरिया की साफ़ सफाई का ध्यान रखे, तो वो अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से एक रिट जो है लगाई जा रही है इस पर्सन के थ्रू। तो यहाँ पे आपको नेचर ऑफ द पिटीशन बताना है। रिट ऑफ मैंडामस अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द अबव नेम्ड पिटीशनर स्टेट्स एज फॉलो। अब वो सारी कहानी जो है यहाँ पे बताएगा और रिट को इशू करने की कोशिश वहाँ पे करेगा। दैट द पटिशनर इज़ अ रेजिडेंट ऑफ द पाली एंड द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सिक्योरिटी कमेटी पाली। तो पटिशनर जो है यहाँ पे वो क्या है, पाली का रेजिडेंट है और चेयरमैन है पब्लिक सिक्योरिटी कमेटी का पाली में। दैट वन ऑफ द वर्क ऑफ द पब्लिक सिक्योरिटी कमेटी इज़ टू इंश्योर द क्लीननेस एंड सिक्योरिटी इन द सिटी। तो जो आपके पास चेयरमैन जो ये जो पब्लिक सिक्योरिटी कमेटी है इसका काम क्या है कि एरिया में देखना है कि साफ़ सफाई और सुरक्षा जो है ठीक है, साफ़ सफाई की व्यवस्था ठीक है। दैट द अरेंजमेंट ऑफ द क्लीनिंग मेंटेनेंस ऑफ रोड इलेक्ट्रिसिटी आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबल नंबर 4 नगर परिषद। और ये जो इस पाली सिटी की जो क्लीनेंस मेंटेनेंस ऑफ रोड और इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था का जो मामला है ये रिस्पोंडेंट नंबर 4 जो है इसके अंडर आता है। तो खुद पटिशन जो है पाली सिक्योरिटी कमेटी का जो है चेयरमैन है और पाली सिक्योरिटी कमेटी का एक काम क्या है कि वो इंश्योर करे क्लीननेस और सिक्योरिटी, देखे कि क्या क्लीननेस है सिटी में, सिक्योरिटी है सिटी में, लेकिन ये काम जो एक्चुअल में करना है वो रिस्पोंडेंट नंबर 4 ने करना है जो कि नगर परिषद है पाली की। that from the last 6 months no provision for the cleaning सिक्योरिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी मेड अवेलेबल इन द पाली सिटी। तो पिछले 6 महीनों से किसी भी तरीके की कोई भी सफाई जो है पाली सिटी में नहीं हुई है, कोई भी सिक्योरिटी इलेक्ट्रिसिटी का अच्छे से प्रबंध वहाँ पे नहीं है। द कंडीशन ऑफ द रोड वाज वर्स्ट बाय विच द लाइफ ऑफ द पब्लिक इन अनसिक्योर। द रोड्स की कंडीशन जो बहुत ख़राब है जिसकी वजह से जो आम लोग हैं उनकी लाइफ अनसिक्योर हो गई है। मैनी पर्सन हैव मेड विद एक्सीडेंट ड्यू टू दिस। बड़ी बार लोगों के एक्सीडेंट जो है प्रॉपर रात को इलेक्ट्रिसिटी की ना होने की वजह से और या फिर रोडों की कंडीशन ख़राब होने से वजह से एक्सीडेंट होते हैं। दैट मैनी टाइम्स द कंप्लेंट हैव बीन मेड टू द रिस्पोंडेंट नंबर 2, 3 एंड 4 बट नो एक्शन हैज़ टेकन। तो यहाँ पे वो ये बता रहा है कि उसके पास कोई अल्टरनेट रेमेडी नहीं है, क्योंकि वो पहले भी जो है रिस्पोंडेंट नंबर 2, 3, 4 सभी को जो है स्टेट राजस्थान को, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट राजस्थान को, इसके अलावा
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, सभी को जो है एप्लीकेशन लगा चुका है, लेकिन उसका कोई जवाब उसको नहीं मिला है। दैट द ऑफिसर ऑफ नगर परिषद मिस्टर इज़ जो एरिया खाली छोड़ देंगे या CD कुछ भी लिख दें, इज़ पब्लिक सर्वेंट एंड ही इज़ नॉट परफॉर्म द पब्लिक ड्यूटीज इम्पोज टू हिम। तो अब यहाँ पे बता रहा है कि क्यों रिट ऑफ मैंडामस लगाई जा रही है। वो ये बता रहा है कि नगर परिषद का जो ऑफिसर है मिस्टर CD जो भी है, ये एक पब्लिक ऑफिसर है और ये इसकी पब्लिक ड्यूटी बनती है इस काम को करना, और मैंडामस रेट तभी लगती है। दैट द पब्लिक इज़ फेसिंग टू मच डिफिकल्टीज बाय द वायलेशन ऑफ दिस पब्लिक ड्यूटीज़। तो पब्लिक को जो है बड़ी सारी परेशानियां जो है इस ड्यूटी को, इस पब्लिक ड्यूटी का उल्लंघन करने से हो रही है। लाइफ ऑफ द पब्लिक अनसिक्योर एंड देयर इज ए पॉसिबिलिटीज ऑफ स्प्रेडिंग डिजीज ड्यू टू द अनहाइजीनिक कंडीशन इन द सिटी। तो और इसकी वजह से जो है, क्योंकि नगर परिषद जो है, जो उसकी लीगल ड्यूटी है साफ सफाई का ध्यान रखना, उसको नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि बीमारियाँ फैल सकती हैं ड्यू टू दैट अनहाइजीनिक कंडीशंस। That there is no alternative remedy available to ensure the cleanliness, maintenance and road of the arrangement of the proper electricity in city except by this writ। तो यहाँ पे वो यही बता रहा है, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा मैंडोस रेट में कि अगर अल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल है तब आप रिट ऑफ मैंडामेंट इशू नहीं करवा सकते हैं। तो आपको यही बताना है कि कोई भी अल्टरनेट रेमेडी उसके पास अवेलेबल नहीं है कि वो रोड की क्लीननेस, मेंटेनेंस, रोड की प्रॉपर अरेंजमेंट इलेक्ट्रिसिटी की करवा सके एक्सेप्ट बाय दिस रिट। तो ये उसको रिट करना इशू जरूरी है। इसके अलावा ये भी बताएगा कोई भी अदर प्रोसीडिंग जो है किसी भी कोर्ट में पेंडिंग नहीं है इस डिस्प्यूट के रिगार्डिंग। इसके अलावा उसके बाद वो जुडिक्शन बताएगा कि द पाली सिटी इज़ विद इन द रेजिडेंट ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। तो जो पाली सिटी जो है ये ऑनरेबल कोर्ट के जुडिक्शन में ही आती है, पूरा राजस्थान जो है उसके जुडिक्शन में आता है जब रिट की बात की जा रही है। हैंस द जुडिक्शन इज हेयर टू रिट। तो ऑनरेबल कोर्ट के पास इस कोर्ट को, इस केस को सुनने की जुडिक्शन है। उसके बाद लास्ट जो है दैट द रिट इज इंस्टीट्यूट ऑन द प्रॉपर कोर्ट फीस। आपको बताने को प्रॉपर कोर्ट फीस पे जो रिट लगाई गई है, दैट इज द रिट इज इंस्टीट्यूट ऑन द प्रॉपर कोर्ट फीस। जो भी कोर्ट फीस होगी इसको खाली छोड़ दे। तो फिर ये सारी चीज़ें बता के आपने जुडिक्शन बता दिया, आपने कोर्ट फीस बता दी, आपने बता दिया कि अल्टर रेमेडी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है और ना ही कोई अदर लीगल प्रोसीडिंग है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो आपको बताने, बाकी जो आपके फैक्ट होते हैं जो आपने वहाँ पे बता दिए। अब क्या रिलीफ यहाँ पे डिमांड किया जा रहा है। हैंस द पिटिशनर प्रेज दैट द रिट ऑफ द मैंडामस मे बी इशूड अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट नंबर 4 एंड मे ऑर्डर टू डू द फॉलोइंग। तो पिटिशन यही प्रे करता है कोर्ट से कि रिट जो है, रिट ऑफ मैंडामस इशू की जाए अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट नंबर 4 जो कि नगर परिषद है, और उसको ऑर्डर किए जाए कि वो इन चीज़ों का काम करे। क्या करे? सिटी को क्लीन करवाए, रोड की मेंटेनेंस करवाए और पब्लिक रोड और लाइट्स की अरेंजमेंट प्रॉपर करवाए। ये रिलीफ आप जो है चाहते हैं। फिर आप सिग्नेचर पटिशनर के और सिग्नेचर एडवोकेट के थ्रू अगर लगाई है तो एडवोकेट की सिग्नेचर, प्लेस जोधपुर आ जाएगा जो भी प्लेस होगा, और उसके बाद जो है डेट यहाँ पे आ जाएगी। इस तरीके से आप जो है रिट बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।